ओके जी, तो व्हाट इज क्वालिटेटिव आपकी जो है वो and quantitative forecasting. Qualitative forecasting is based on judgments of individuals or group. ठीक है? The results of qualitative forecast may be in numerical form, but generally are not based on a series of historical data. ये आप समझ लें कि क्वालिटेटिव फोरकास्ट जैसे नाम से ही क्लियर है कि आमतौर पे इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स होते हैं कि जिसको हम अप्लाई उसको हम ये काम देते हैं, वो समझ लो एक्सपर्ट ग्रुप्स होते हैं, ठीक है? वो ये चीज को जो है वो फर्दर उसको जो है वो अपने अपनी जजमेंटल कॉल पे देते हैं। तो ये आम अब बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के हम लोग एट अ टाइम जो है वो उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि जी आप मिलके हमें फोरकास्ट बताएं। और मिसाल के तौर पे सेल्स से आपने ले लिया, मार्केटिंग से ले लिया, आपने अपने मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से ले लिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से आपने लोगों को लाया, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से लाया, और फिर आपने उन सबको कहा कि जी हमें बताएं कि तो एक तरीका ये हो सकता है क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग यूजेस सिग्निफिकेंट अमाउंट्स ऑफ पास्ट डेटा फॉर प्रेडिक्शन। अच्छा, क्वांटिटेटिव जो मेथड्स हैं फिर उसमें क्या होता है कि हमें पास्ट डेटा के बेसिस पर फ्यूचर को कर रहे थे, यहाँ पे हम जजमेंट्स को भी फिर जब हमारे पास रिजल्ट्स आ जाते हैं तो फिर ऑब्वियसली एक्सपर्ट्स उसके ऊपर अपना जजमेंट भी देते हैं, लेकिन जो बेसिक सोर्स है वो हमारा पास्ट डेटा के बेसिस पे। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स कैन बी नाइव एंड कैजुअल कॉजल, ठीक है? अच्छा, कुछ जो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स होती हैं वो नाइव कही जाती है। नाइव से मुराद ये है कि वो बहुत ही सिंपल होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वो पास्ट डेटा पे ही डिपेंड करती हैं अपने उसी वेरिएबल पे। कुछ होती हैं कॉजल। कॉजल में फिर क्या होता है कि वो एक्सप्लेनेटरी होती हैं, मुख्तलिफ फैक्टर्स को देखती हैं, ए बी सी डी एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री जो इंडिपेंडेंट, ठीक है जी। Then naive forecasting projects past data into future without explaining the future trends. Causal or explanatory forecasting attempts to explain the functional relationship between the variables to be estimated, जिसको हम क्या कहते हैं, the dependent variable, and the variables or that account for the changes, the independent variable. ठीक है? Okay जी. I'm going to unmute you all. Kindly let me know if there is any question, please. Yes, you all are unmuted. Let me know if a question is there from this side. No, sir, no. Okay, so should we go ahead? सर Yes, sir, sure. सर नाइव को थोड़ा रिपीट कर देंगे बेटा नाइव से मुराद है बहुत एक मतलब देखेंगे, एक होती है बहुत एक्सपर्ट, और नाइव से मुराद होती है एक्सपर्ट का जो ऑपोजिट है ना, वो नाइव उसको कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है? समझ लें जो है वो एक बहुत ही सिंप्लीफाइड किस्म की जो एनालिसिस होती है उसको नाइव एनालिसिस कहते हैं। और इसके अंदर हम देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि हम सिंपल क्या करते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कॉजल के अंदर क्या होता है, कॉजल के अंदर मुख्तलिफ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अलग अलग होते हैं, ठीक है? डिपेंडेंट वेरिएबल आपका मिसाल के तौर पे डिमांड है, उसका साइज ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स फर्ज कर लें, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में फिर बहुत सारी चीजें हैं, आपका इनकम, लोगों के इनकम लेवल, लोकेशन इफेक्ट, बहुत सारी दूसरी चीजें जो वो प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट, तो ये सारी चीजें फैक्टर्स हम मिलाते हैं। लेकिन नाइव के अंदर सिर्फ हम क्या करते हैं कि प्रीवियस जो ऑटो रिग्रेसिव मैंने आपको बताया उसको हम नाइव एनालिसिस, ठीक है जी? ओके सर ओके सर जी। सर ये सेकंड लाइन है, द रिजल्ट ऑफ क्वालिटेटिव फोरकास्ट मे बी इन न्यूमेरिकल। सर न्यूमेरिकल मे बी मतलब कंफर्म नहीं है कि न्यूमेरिकल हो या ना हो। कौन सी कहाँ पे है बताएं मुझे सर सेकंड लाइन, द रिजल्ट ऑफ क्वांटिटेटिव फोरकास्ट मे बी न्यूमेरिकल। हाँ, देखें अब ये वाली बात है। अब देखें, दो चीजें हो सकती है ना। देखें, क्वालिटेटिव का बेसिकली समझें। क्वालिटेटिव पहली बात तो ये है कि एक एक्सपर्ट ओपिनियन है, समझ लें। एक्सपर्ट्स या लोग मिलके जो है वो अपने हिसाब से उसको जज करते हैं। देखें, दो तरीकों से वो अपनी, मैं अगर फोरकास्ट के नाम को फोकस करूं तो किसी भी सेल्स फोरकास्ट है या कुछ है, तो दो तीन तरीके से हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम कहते हैं कि जनरली ये ट्रेंड अब इजाफा होगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम कोई नंबर नहीं दे रहे कि भाई हम सिंपली ये दे रहे हैं कि ग्रो करेगा, ठीक है, ग्रोथ होगी। लेकिन एक्सपर्ट्स अपने हिसाब से कह सकते हैं कि भाई गिवन द डिफरेंट फैक्टर्स, मैं समझता हूँ कि 10% या 20% या 25% से हमारी ये जो है वो ग्रोथ आएगी, ठीक है? तो इसमें इट मे बी न्यूमेरिकल, इट मे बी सिंपली कि वो ट्रेंड आपको बता रहे हैं कि अब ये ग्रो करेगी या उसमें जो है वो कमी आएगी। तो इट मे बी न्यूमेरिकल 25% 20%, वो अपना बेस्ट
गेस जो है वो दें आपको कि भाई इतना % हम जो है वो इजाफा देख रहे हैं या कमी देख रहे हैं, ठीक है। जी सर। ठीक है, लेकिन इसका जो मेन फैक्टर है कि वो हमें प्रीवियस डेटा न्यूमेरिकली नहीं लेते, ठीक है, मतलब प्रीवियस Yes, डेटा को हम इतना ज्यादा उसको नहीं देखते कि उसको हम उसका रिलायंस मेनली आपकी जजमेंट्स पे होता है, ठीक। okay. तो उसमें कोई नंबर क्रंचिंग खास तौर पे जैसे क्वांटिटेटिव मेथड्स में होती है वो नहीं होती। ओके जी, आई एम गोइंग टू म्यूट यू फॉर माय नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब ये जो क्वालिटेटिव टेक्निक्स है उसमें एक एक्सपर्ट ओपिनियन होता है। अब उसमें एक्सपर्ट ओपिनियन मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। आई एम टेलिंग यू, एक्सपर्ट ओपिनियन एक कहलाता है एग्जीक्यूटिव ओपिनियन, एक्सेक्यूटिव ओपिनियन, ठीक है। अब एक्सेक्यूटिव ओपिनियन क्या है, जैसे कि नाम से ही आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव ओपिनियन क्या है। एग्जेक्टिव ओपिनियन फोरकास्ट जनरेटेड बाय कॉर्पोरेट एग्जेक्टिव, ठीक है, जो कॉर्पोरेट के बड़े जो मैनेजर्स होते हैं वो मिलके इसको जो है वो फोरकास्ट करते हैं। वो इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल भी हो सकते हैं और इंटर ऑर्गेनाइजेशनल भी हो सकते हैं। इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन से मुराद एक ही डिपार्टमेंट, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से लोग हो सकते हैं, और इंटर ऑर्गेनाइजेशन से मुराद ये हो सकता है कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के लोग मिलके भी कोई एक चीज को फोरकास्ट करें। तो एक्सपर्ट ओपिनियन के अंदर जो पहला ओपिनियन आपका है वो समझ लें एग्जेक्टिव ओपिनियन है, यानी कि सारे आपके जो वो बड़े जो मैनेजर्स वगैरह मिलके उसको जो है वो उसको जो है वो फोरकास्ट करेंगे। इसके ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, मिसाल के तौर पे कोई एक बंदा, कोई एक बंदा है, इसकी वो बहुत सीनियर है, वो हाई पोजीशन पे है, वो उसका अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है। वो अगर कोई चीज़ कर रहा है तो हो सकता है उसकी बात को ज़्यादा अहमियत दी जाए या दूसरे उसके सामने ना बोल सकें, तो एक इन्फ्लुएंस मेंबर्स का आ सकता है। फिर एक दूसरी चीज़ भी हो सकती है, क्योंकि देखें हम सारे ह्यूमन हैं, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग, नो मैटर हाउ एक्सपर्ट वी आर नॉट, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल ह्यूमंस, ठीक है। और बीइंग अ ह्यूमन हम कब हमारे जो 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 हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है, तो समटाइम्स वी आर ओवरली ऑप्टिमिस्टिक एंड समटाइम्स वी आर पेसिमिस्टिक। तो हम कभी ऑप्टिमिस्टिक, ओवर ऑप्टिमिस्टिक भी हो सकते हैं, कभी कभी अननेसेसरी बहुत पेसिमिस्टिक भी हो सकते हैं। तो ये जो हमारा समझ लें ह्यूमन फैक्टर है वो भी इस पे असरअंदाज जरूर होगा। फिर एक दूसरी मेथड है डेल्फी मेथड, एक बहुत कॉमन है, डेवलप्ड बाय रैंड कॉर्पोरेशन इन 1950s। दिस यूजेस अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स हु प्रेडिक्ट टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स एंड चेंज थ्रू सीरीज ऑफ रिटन क्वेश्चंस एंड आंसर्स। अब इसमें देखें डेल्फी मेथड के अंदर फिर ये है कि कोई बहुत बड़े जो टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड के अंदर जो चेंजेस आ रही होती हैं या कोई बहुत पॉलिटिकल चेंजेस में भी आ रही होती हैं, उसके बेसिस पे जो दुनिया के मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स हैं उनको जो है वो इन्वॉल्व किया जाता है, उनसे रिटन कम्युनिकेशन की जाती है। वो सीरीज ऑफ एक डिबेट समझ लें एक होती है इन द फॉर्म ऑफ रिटन, और ये टाइम टेकिंग भी ऑब्वियसली है। और फिर सारे इश्यूज को मिल के वो लोग आपस में नैरो डाउन करके एक नतीजे पे पहुंचते हैं कि भाई किस तरीके से वो चीज़ों को आगे फ्यूचर के लिए देख रहे हैं, मतलब फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। वो फॉर मैं समझ लें अगर 1950s के अंदर या 60s 70s के अंदर उन्होंने देखा कि भाई अर्ली 2000 के अंदर चीज़ें कैसी होंगी, तो बहुत सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल या पॉलिटिकल ट्रेंड्स जो है उसको वो उसके ऊपर अपने। अच्छा, ये डेल्फी मेथड से मुख्तलिफ लोग हो सकते हैं, पीपल फ्राम वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, पीपल फ्राम वेरियस बैकग्राउंड्स, जरूरी नहीं है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन से जो है वो बिलोंग करते हैं। तो ये आपका एक्सपर्ट ओपिनियन के अंदर चीजें आती हैं, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा, आई होप कि इट्स क्लियर, मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओपिनियन पोल्स एंड मार्केट रिसर्च। अच्छा, दूसरा एक तरीका होता है ओपिनियन पोल्स एंड मार्केट रिसर्च। अब व्हाट इज दिस ओपिनियन पोल? ओपिनियन पोलिंग आपको जैसे ही देखें, एक होता है एक्सपर्ट्स की या एग्जेक्टिव से आप जो है वो उनसे जो है वो आप फोरकास्ट लें। दूसरा होता है कि आप एक्सपर्ट्स वगैरह को छोड़ दें, आप आम लोगों में जाएं। देखें असल जो जो चीज होती है वो कंज्यूमर्स होते हैं आपके। तो कंज्यूमर सर्वेज वगैरह आपको पता है आपकी होती हैं, जिससे पता चलता है कि लोगों से पूछा जाता है कि भाई आप कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेंगे या नहीं लेंगे, या कितनी लेंगे, या आप उसके बारे में क्या समझते हैं। तो ये ओपिनियन पोल्स और मार्केट रिसर्च इस किस्म की होती है। आप चले गए मॉल में, आपको पता चल गया कि एक बंदा आ गया, उसने क्वेश्चन दे दिया किसी खास प्रोडक्ट के लिए, किसी खास पर्टिकुलर इवेंट के लिए, तो इसको हम आमतौर पे ओपिनियन पोलिंग कहते हैं। तो थोड़ा समझ लेते हैं क्या है ओपिनियन पोलिंग। इन्वॉल्व हैविंग कॉमन पीपल इंस्टेड ऑफ एक्सपर्ट्स। पहली बात तो ये है कि आम लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है टू असेस अ प्रोडक्ट और पॉलिटिकल इशू। कभी कभी पॉलिटिकल इश्यूज पे भी हम बात कर रहे होते हैं। हमारा पर्पस बहरहाल बिजनेस है, तो हम फोकस अपने प्रोडक्ट और बिजनेस पे करेंगे। ओपिनियन पोल्स गैदर पब्लिक ओपिनियन हुज एक्टिविटीज डिटरमिन द फ्यूचर। देखें, एक्सपर्ट जो समझ रहे हैं बिल्कुल वो भी अपने अपने हिसाब से समझ रहे होंगे, लेकिन असल जो जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो क्या है?
आम लोगों की, कंज्यूमर का डिसीजन, कंज्यूमर का माइंड, कंज्यूमर की एक्टिविटी, वो मार्केट को डिटरमिन करेगी, वो फ्यूचर एक्टिविटी को डिटरमिन करेगी। तो इसलिए पब्लिक ओपिनियन को गैदर किया जाता है, समझा जाता है। केयर मस्ट बी टेकन, यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखें कि अब कौन कौन सी चीजें हैं जो कि ओपिनियन पोलिंग में इंपॉर्टेंट हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है सैंपल सिलेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखें अगर आप सैंपल जो है वो, एक सिंपल सी मैं आपको मिसाल दूं, आमतौर पे आपने ओपिनियन पोल्स ये जब बड़ी बड़ी मुल्कों में या इवन पाकिस्तान में भी जब इलेक्शंस होते हैं तो ओपिनियन पोल्स आपसे लिए जाते हैं, ठीक है। तो ओपिनियन पोल्स का आमतौर पे ये होता है कि वो कोशिश हो के, मिसाल अगर सिंध में हो रहा है तो उसमें उसका जो सैंपल लिया जाता है वो पूरी सिंध से लिया जाता है। समझ लें उसमें हमारे शहर के हिस्से भी शामिल होते हैं, फिर आपके देहाती हिस्से भी शामिल होते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आपने एक शहर से ले लिया जाए। तो अच्छा, एक मिसाल के तौर पे अगर एक पर्टिकुलर इलाका है वो किसी खास पार्टी के लिए वो ज्यादा है, अगर आप सिर्फ वहां से करेंगे तो वहां पे तो जाहिर है सभी लोग वही कहेंगे कि भाई यही पार्टी हमारी और पार्टी जीतेगी। तो जो पोल्स की रिजल्ट आ सकती हैं वो बायास्ड होंगी, ठीक है, बायास्ड होंगी, यानी कि उसका वो जो आपने सैंपल लिया है वो बैलेंस सैंपल नहीं है, वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल उसको कहा जाता है, वो नहीं, वो आपका अनरिप्रेजेंटेटिव सैंपल है। तो सैंपल को आप जिस तरीके से कलेक्ट कर रहे हैं ओपिनियन पोल्स के लिए, उसको जरूरी है कि सैंपल आप अच्छे तरीके से और रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लें। फिर क्वेश्चंस कभी कभी जब आप पूछते हैं तो कभी कभी वो अनक्लियर होते हैं या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग उसमें आती है, एम्बिगुअस होते हैं। तो ये भी ध्यान में रखें कि ये सिंपल होने चाहिए, क्लियर होनी चाहिए और वेरीफेबल होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल ये जो है वो ऐसे सवालात पूछें कि जिन कोई सेंस ना बनाते हो या वो क्लियर ना हो, ठीक है। तो थिंक योर सेल्फ इन इन पुट योर सेल्फ इन द शू ऑफ, जैसे कहते हैं कि आप योर कंज्यूमर्स। अच्छा जी, फिर मार्केट रिसर्च है। ये ओपिनियन पोल्स और मार्केट रिसर्च अफ्रीकन एक ही टाइप की चीज है। मार्केट रिसर्च इज लाइक ओपिनियन पोलिंग। Market research will indicate not only why consumers are not buying or is or not likely to buy, but also who the consumer is. अच्छा, ये आपको मुख्तलिफ फैक्टर्स को फोकस किया जाता है। इसमें देखें कौन कंज्यूमर, असल में आपका कंज्यूमर है कौन, हाउ ही आर शी इज यूजिंग द प्रोडक्ट, वो एक्चुअली आपकी प्रोडक्ट को कैसे यूज कर रहा है, एंड व्हाट कैरेक्टर्स द कंज्यूमर थिंक्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन परचेजिंग डिसीजंस। ये वाले फैक्टर्स जो है वो आमतौर पे मार्केटिंग रिसर्च का हिस्सा होते हैं। पीपल हु आर डूइंग मार्केटिंग, मे बी उनको मार्केट रिसर्च का थोड़ा बहुत उन्होंने सब्जेक्ट लिया हो, तो देखिए ये एडिशनल फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी हम मार्केट रिसर्च के अंदर ये करते हैं। तो दिस इज अगेन अ फॉर्म ऑफ ओपिनियन, दिस इज ओपिनियन कलेक्शन। दिस इंफॉर्मेशन कैन देन बी यूज्ड टू एस्टिमेट द मार्केट पोटेंशियल ऑफ and possibly the market share of the company. ठीक है जी। तो I'm going to unmute you for the moment again and let us see if you have got any question. If you have got any question, you may ask please. ठीक है जी। तो I'm unmuting. Okay जी। सर्वेज ऑफ स्पेंडिंग प्लान्स। अब ये आप थोड़ा समझें कि सर्वेज ऑफ स्पेंडिंग प्लान्स हमारी क्या मुराद है। दीज सर्वेज आर लाइक ओपिनियन पोलिंग और मार्केट रिसर्च, बट दे आर एडमिनिस्ट्रेटेड आर कंज्यूमर्स टू सीक इंफॉर्मेशन अबाउट मैक्रो टाइप ऑफ डेटा रिलेटिंग टू इकोनॉमी, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि आमतौर पे सर इसको हमने अपने कंज्यूमर से पूछते हैं उनके स्पेंडिंग प्लान्स के बारे में, ठीक है, उनके एक्सपेंडिचर के बारे में या उनके ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक के बारे में। देखें हमारी इसमें जो कंज्यूमर एक्टिविटी होती है वो मेजर डिटर्मिनेंट होता है आपके जो वो आपके जो कंज्यूमर सर्वेज होती हैं यूएसए के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अंदर फिर देखा जाता है कि आमतौर पे कंज्यूमर्स का जो बाय का या मार्केट्स में परचेजेस का उनका स्पेंडिंग का कंज्यूमर स्पेंडिंग सर्विस, तो उसका क्या जो है वो रुझान है, इसके बेसिस पे फिर हम ओवरऑल मार्केट की एक्टिविटी और प्रोडक्शन एक्टिविटीज को जो है वो प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है जी। तो ये आमतौर पे जो हमने अभी 3-4 मेथड पढ़े, एक्सपर्ट ओपिनियन हो गया, ओपिनियन पोल्स हो गए और सर्वे ऑफ स्पेंडिंग प्लान्स हैं, ये आपके क्वालिटेटिव के अंदर जो मेन आपकी जो टेक्निक्स हैं जो फोरकास्टिंग की वो आती हैं। और इन सब के अंदर एक कॉमन सी चीज ये है कि वो मेनली जजमेंटल होती हैं। इसको ऑन द स्पॉट होकर लोगों से एक डेटा कलेक्ट किया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि भाई आप कैसे चीजों को देखते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम आगे जा रहे हैं क्वांटिटेटिव के ऊपर। अब देखें एक हम क्वांटिटेटिव में एक मेथड है जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, ठीक है जी। अच्छा, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का क्या है। अब ये देखें, ये हम समझ लें वी आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नंबर्स, हमारे क्वांटिटेटिव के बेसिस पे हम जा रहे हैं। तो आपको इसका पहला एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखा जाता है, उसके बेसिस पे एक अंदाजा लगाया जाता है कि आने वाले इकोनॉमिक कंडीशंस हमारे मुल्क की क्या हैं
और किस तरीके से वो हमारे लिए जो वेदर इकोनॉमी इज गोइंग इनटू बूम, ठीक है, वो आप इकोनॉमिक साइकिल्स जो आपने पढ़े होंगे, ठीक है, कि हम किस तरीके से हमारे इकोनॉमिक साइकिल्स जो है वो वेदर एक्टिविटी इंक्रीज होगी, फॉल होगा, ट्रफ होगा, ठीक है, या बूम आएगा, ग्रोथ होगी, या रिसेशन का टाइम है। तो ये सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेसिकली इस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके हिसाब से जो है वो हम चीजों को देखते हैं। लेट अस सी इसके स्लाइड में क्या है। द बैरोमीटर टेक्निक of economic indicator is specially designed to alert business to changes in economic conditions, ठीक है, ये आपको बताती है कि how the what are the possible changes in economic conditions. अस्सलाम वालेकुम। कराबो Okay, a group of indicators combine to form a series to predict changes in activity, rise or fall, ठीक है। a group of indicators, कुछ economic indicators को लिया जाता है, उसको combine करके उसको फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी को जो है वो उसको देखा जाता है कि किस तरीके से हम उसको जो है वो हमारी वो राइज इंक्रीज होगी या ग्रोथ होगी या फॉल होगा, यानी कि रिसेशन की तरफ जा रहा है। देयर आर 3 मेजर सीरीज, 3 मेजर सीरीज होती हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की, यानी कि समझ लें ये ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स हैं, ये 3 मेजर ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स हैं। एक लीडिंग इंडिकेटर्स कहलाते हैं, दूसरे कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स कहलाते हैं, और तीसरे लेगिंग इंडिकेटर्स कहलाते हैं। देखिए ये नाम से ही पता है कि लीडिंग, कोइंसिडेंट एंड लेगिंग। लीडिंग इंडिकेटर्स एक ग्रुप है, उसमें क्या है, द मोस्ट इंपोर्टेंट, ये सबसे ज्यादा प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, दे टेल वेयर वी आर गोइंग टू, यानी कि ये वो आपके के इंडिकेटर्स हैं या ग्रुप ऑफ इंडिकेटर्स हैं जो आपको बताते हैं कि आप इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी किस तरफ जा रही है। आप वेदर वो समझ लें, वो आप समझ लें जैसे सिग्नल के तौर पे आप उसको यूज करते हैं कि अब किस चीज का सिग्नल आ रहा है, वेदर इकोनॉमिक एक्टिविटी इज गोइंग टू इंक्रीज, ठीक है, ग्रोथ फेज में जा रहे हैं, रिसेशन फेज में जा रहे हैं, या किस फेज में जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर कोइंसिडेंट जो इंडिकेटर्स होते हैं, ये भी कुछ ग्रुप ऑफ इंडिकेटर्स होते हैं, दे टेल अस वेयर वी आर, आइडेंटिफाई पीक्स एंड ट्रफ्स, ठीक है। ये आपको बताते हैं कि हम इस वक्त कहाँ पे हैं। इनको देख के हमें अंदाजा लगाया जा सकता है कि वेदर वी आर मूविंग टुवर्ड्स पीक, whether we are now experiencing a peak or we are experiencing a trough, and what economic cycle we are in. तो ये आपको प्रेजेंट की सूरत हाल बताते हैं, यानी कि ये आपको लीडिंग इंडिकेटर्स फ्यूचर के हाल के बारे में बताएंगे, आप कहाँ हम वेयर वी आर हेडिंग टुवर्ड्स, कहाँ जा रहे हैं, और ये आपको बताएंगे कि इस वक्त हालात क्या हैं इकोनॉमिक वाले। फिर लेगिंग टेल्स, ये लेगिंग नाम से ही पता चल रहा है, वेयर वी हैव बीन, कंफर्म्स अपटर्न्स एंड डाउनटर्न्स इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है जी। ये आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, इनमें 3 मेजर कैटेगरीज आप ध्यान में रख लें, लीडिंग, ठीक है जी, और उसके बाद सेकंड आपकी जो है वो कोइंसिडेंट, और तीसरी आपकी जो है वो लैगिंग इंडिकेटर्स। अच्छा, अब ये लेट्स हैव अ लुक ऑफ द लीडिंग इंडिकेटर्स। ये लीडिंग इंडिकेटर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, ठीक है जी। देखें आपके पास फर्ज करें, अब पहला जो हमारा है ये 5-6 हैं, मतलब इनफैक्ट 9 है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि पहला इंडिकेटर हमारा कौन सा है, यहाँ पे एवरेज वीकली आवर्स आर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक। आपके पास एक ये डेटा आप कलेक्ट करते हो कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के अंदर एवरेज वीकली आवर्स की डेटा वीकली बेसिस पे क्या है, ठीक है। अच्छा, अब देखें अगर उसमें इजाफा हो रहा है, अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी एवरेज आवर्स में इजाफा हो रहा है तो ऑब्वियसली हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि फ्यूचर की हमारी मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में इजाफा। अगर ये वीकली आवर्स में कमी आ रही है तो हम फ्यूचर के लिए ये कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट हमारी जो है वो स्लो डाउन होगी, गिरे, ठीक है। एक तो ये इंपॉर्टेंट वेरिएबल है, ठीक है। फिर एवरेज वीकली क्लेम फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। तो अब एवरेज वीकली आवर्स मैन्युफैक्चरिंग किस चीज को प्रिडिक्ट करते हैं, ये प्रिडिक्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट। एवरेज वीकली क्लेम्स फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस पेमेंट। आपको देखें अगर ये ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, एवरेज वीकली क्लेम्स फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, देखिए अगर ये यूएसए वगैरह के अंदर ये होता है कि जो अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं वो आमतौर पे ये जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम करते हैं, ठीक है। अगर ज्यादा तो लोग, ये आप समझ लें, अगर ऑल ऑफ सडन जैसे अभी कोविड-19 जैसे ही आया तो स्टार्ट हुआ, जो पूरी दुनिया बंद हो गई, इंडस्ट्रीज बंद हो गई, तो बहुत ज्यादा लोगों ने, इनफैक्ट फिगर्स भी आई थी कि लाखों लोगों ने यूएसए के अंदर
अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो है वो लिए कि भाई हम अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं, वी आर नो मोर वर्किंग, तो हम अनएम्प्लॉयड समझा जाए और हमें उसका कवर मिले। तो ये जितना ज्यादा आपको अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ेगी तो ऑब्वियसली फिर उतनी ज्यादा इंश्योरेंस क्लेम होगी। और जितनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त आपकी बढ़ रही है स्लोली, तो इसका मतलब है फ्यूचर के हवाले से वो उतना ही हमारे इम्कान है कि हम रिसेशन की तरफ जाएं या हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में बहुत तेजी से कमी आ जाए, ठीक है, और जीडीपी वगैरह के जो है वो ग्रोथ में जो है वो हमारा इजाफा ना हो, उसमें कमी आए। न्यू ऑर्डर्स ऑफ ड्यूरेबल गुड्स। अच्छा, फिर हम मार्केट से देखते हैं कि हमारे जो ड्यूरेबल गुड्स हैं उसके नए ऑर्डर्स कितने हैं। अगर नए देखें, अगर नंबर्स ऑफ ऑर्डर्स में इजाफा आ रहा है तो ऑब्वियसली फ्यूचर की सेल्स में भी इजाफा होगा। तो ये लीडिंग इंडिकेटर्स आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपकी जो जो मतलब आपके ऑर्डर्स में इजाफे से जो है वो फ्यूचर की आपकी जो है वो सेल्स किस तरीके से बढ़े, ठीक है जी। अच्छा, तो ये आपको प्रेडिक्ट करेंगे सेल्स ऑफ फ्यूचर सेल्स। इंडेक्स ऑफ सप्लायर्स डिलीवरी वेंडर परफॉर्मेंस, ठीक है। इसके अच्छा फिर ये है कि न्यू ऑर्डर्स फॉर द कैपिटल गुड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखें, न्यू न्यू ऑर्डर्स फॉर द कैपिटल गुड्स में क्या है, आप देखते हो कि भाई हमारी जो आपको पता है कि हमारे पास दो किस्म के कंज्यूमर्स आइटम्स होते हैं, दूसरे कैपिटल गुड्स होते हैं। कैपिटल गुड्स वो होती हैं कि जो आमतौर पे इसलिए ली जाती हैं कि वो किस दूसरी चीजों को प्रोडक्शन के लिए यूज हो, ठीक है। दी कैपिटल आइटम्स जैसे मशीनरी हो गई, प्लांट वगैरह हो गए, तो ये कैपिटल गुड्स हैं, उनको इसलिए लिया जाता है। टेक्सटाइल मशीनरी फर्ज करें, अगर पाकिस्तान में उसकी डिमांड बढ़ रही है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आने वाले दिनों में टेक्सटाइल जो है वो के प्रोडक्शन में भी इजाफा होगा। लेकिन अगर उसमें कमी आ रही है तो इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में फिर हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि तो सेल्स ऑफ कैपिटल गुड्स का भी इसमें इजाफा होगा, ठीक है। तो इसका भी हमें एक आइडिया मिल सकता है। न्यू बिल्डिंग परमिट्स, अच्छा ये देखें, ये भी एक इकोनॉमिक वेरिएबल है कि अगर आप ज्यादा बिल्डिंग परमिट्स ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसमें बूम आ रहा है, ठीक है। और अभी जैसे हमने देखा कि कोविड के दौरान भी हमारी पेंडेमिक के दौरान भी इमरान खान साहब बार बार ये कह रहे थे कि भाई हम जो है वो अपना कंस्ट्रक्शन सेक्टर को ओपन करने जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की खुसूसियत ये होती है कि वो कनेक्टेड होता है बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स, दूसरे जो है वो सेक्टर्स के साथ भी, मतलब उसके बैकवर्ड और जो फॉरवर्ड लिंकेजेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। लिहाजा अगर आप सिर्फ कंस्ट्रक्शन को खोल दें तो समझ लें उसके उसके बेसिस पे एक तो एम्प्लॉयमेंट, डेली एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट हो जाएगी, और दूसरी ये कि बहुत सारे दूसरे सेक्टर्स में भी वो उसको ट्रिगर करता है, उसकी एक्टिविटी बढ़ाता है, जो उसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस, जैसे ब्रिक्स के हो गए, स्टील उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, फिर आपके हाउसिंग मटेरियल जितना भी फिनिशिंग वगैरह का है, तो ये सारी एक मैन्युफैक्चरिंग आप सॉरी अपना कंस्ट्रक्शन सेक्टर को अगर ओपन कर दें तो बहुत सारी दूसरी चीजें भी उसके साथ स्टार्ट हो जाती हैं। तो इससे फिर आपको पता चलता है कि हमारे किस तरीके से हमारे फ्यूचर एक्टिविटी आगे जाएगी। फिर स्टॉक्स प्राइसेस हैं, जैसे आपकी KC 100 इंडेक्स है, जैसे या S&P 500 है। ये आमतौर पे स्टॉक प्राइसेस भी एक बहुत अच्छा एक आपकी इकोनॉमी का बैरोमीटर होता है। ये ट्रस्ट को शो करता है, पीपल आर इन्वेस्टिंग, तो इसका मतलब है लोगों को ट्रस्ट है फ्यूचर आपकी इकोनॉमी के अंदर, आपके मार्केट के ऊपर। तो इसका मतलब है दे आर विलिंग टू पे नाउ हायर प्राइसेस फॉर पे से फॉर एग्जांपल जो स्टॉक्स हैं कॉमन स्टॉक के। तो ये आप समझ लें जो स्टॉक प्राइसेस होती हैं वो ओवरऑल आपकी इकोनॉमी का एक बैरोमीटर होता है, एक समझ लें उसका एक जिसके साथ हम चीज़ों को मेजर कर सकें इकोनॉमिक को। फिर रियल मनी सप्लाई, ये मनी सप्लाई में इजाफा हो रहा है तो इन्फ्लेशन आगे मिसाल के तौर पे इन्फ्लेशन बढ़ेगी, ठीक है। और अगर उसमें कमी आ रही है तो हम अस्यूम करेंगे कि जो है वो हमारी जो है वो मनी सप्लाई में कमी है तो इन्फ्लेशन आपकी कंट्रोल रहेगी। ये फैक्टर्स फिर आगे आपको दूसरे फैक्टर्स को प्रिडिक्ट करने में मदद देते हैं। इंटरेस्ट रेट स्प्रेड है। इंटरेस्ट रेट स्प्रेड क्या है कि सिंपली इंटरेस्ट रेट्स, अगर आपको पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट होता है कि आपकी जब इंटरेस्ट रेट्स में कमी लेके आ जाते हैं तो फ्यूचर के लिए आपकी जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाती है, इन्वेस्टमेंट्स में ना इजाफा होता है। जब आप मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करते हैं यानी कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देते हैं तो फिर नतीजा ये होता है कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को थोड़ा वो जो है वो झटका लगता है और फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट में कमी आती है। तो ये देखें, ये सारे लीडिंग इंडिकेटर्स हैं। अगर हम इनको देखें, अगर इनको हम फोकस करें, अगर हम इनकी फर्ज करें, और ये बेसिकली आपको मैं बताऊं कि यूएसए के अंदर या दुनिया के जो ममालिक हैं वहाँ पे इन सारे इंडिकेटर्स की डेटा आती है, कलेक्ट की जाती है, मंथली बेसिस पे मिलती है, ताकि फिर हमें पता चले कि मंथ बाय मंथ, मंथ वाइज किस तरीके से ये हमारा आगे जो हो जाएगा। चले मैं अभी आपको इसको
अनम्यूट करता हूं आपके लिए और मैं आपको जो है वो पूछता हूं कि अगर कोई सवाल है तो इसमें पूछ सकते हैं। यस ओके, आप अनम्यूटेड हैं, अगर सवाल है तो पूछ सकते हैं। लीडिंग इंडिकेटर्स वो हैं जो आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता सकता हूं ऐसे कि मिसाल के तौर पे आप इसको इस तरीके से समझें कि आप कोई खुदा ना खास्ता कोई बीमारी है, ठीक है, तो कोई भी जब इंसान को के जिस्म में कोई बीमारी होती है तो उसको बीमारी से पहले के कुछ सिम्टम्स होते हैं कि भाई ये सिम्टम्स अगर जाहिर हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये सिम्टम्स फिर उस फला बीमारी की तरफ उसका इंदिया या इशारा दे रहे हैं, ठीक है। फिर कोइंसिडेंट जो इंडिकेटर्स होते हैं वो अगर खुदा ना खास्ता किसी बीमारी में इंसान मुब्तला होता है या नहीं होता उसके बारे में बताते हैं कि अगर ये एक मतलब है कि ये बीमारी आपको लग चुकी है या नहीं लगी, ठीक है। फिर लेगिंग से मुराद ये है कि खुदा ना खास्ता अगर आप किसी बीमारी में थे, अब उसमें से आप रिकवर हो चुके हैं, तो वो जो है बताएंगे कि भाई आप पीछे आपके क्या था। तो देखें, आप इनकी थोड़े डेफिनेशंस को देखें। लीडिंग इंडिकेटर्स ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। दे टेल अस वेयर वी आर गोइंग टू, कि हमारी फ्रॉम इकोनॉमिक एक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू हम कहाँ जा रहे हैं, मतलब हमारा फ्यूचर। अभी जैसे देखें ना, इस वक्त आप अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन इस पेंडेमिक की वजह से आ गई, तो हम एक बहुत ही मैसिव किस्म की रिसेशन में जा रहे हैं। तो इस वक्त जितने भी आपकी जो ये जो आपके इंडिकेटर्स होंगे, लीडिंग इंडिकेटर, आप देखें इन सारे में खराबी आ जाएगी, सारे इनमें यू विल फाइंड आउट कि ये दे विल नॉट बी परफॉर्मिंग वेल। सो दिस इज अ टाइप ऑफ इंडिकेशन कि अब हम एक रिसेशन की तरफ जा रहे हैं। कोइंसिडेंट जब हमें जो इस वक्त की हालात हैं वो बताएंगे कि हम किस हाल में हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि ये पीक्स और ट्रफ्स को आइडेंटिफाई करते हैं। पीक्स आपको अगर इफ यू रिमेंबर द इकोनॉमिक साइकिल, तो आपको देखें ये इकोनॉमिक साइकिल्स होते हैं, आपको पता है कि इस तरीके से जाते हैं। ये देखें, ये ग्रोथ फेज है, ठीक है। ये फिर आपकी पीक आ गई, यहाँ पे हम ये फॉल कहते हैं। फिर यहाँ पे जब ये फॉल होके फिर ये वाली साइज ये ट्रफ कहलाती है, फिर ग्रोथ, फिर पीक, फिर फॉल, फिर ये ट्रफ। तो ये सारे आपको पीक्स एंड ट्रफ्स को आइडेंटिफाई करती है कि किस तरीके से आपको कहाँ पे आप जा रहे हैं। तो लेगिंग टेल्स यू कंफर्म्स अपटर्न्स एंड डाउनटर्न्स के, और ये फिर आपको जो बताते हैं कि वेयर वी हैव बीन, हम कहाँ पे थे और हमारी जो है वो सिचुएशन अब किस तरफ है। ठीक है जी, जी सर ठीक है। ओके, आई होप इट्स क्लियर। अब मैं आगे जाता हूँ। देखिए, अब ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, अब आई एम नॉट गोइंग टू मुझे एक दूसरा एक इम्पोर्टेंट सेशन भी करना है जिसमें टेक्निक्स को हम करेंगे। तो आपको वी आर गोइंग नेक्स्ट टू, अब ये कोइंसिडेंट फैक्टर्स हैं, ये मैं आपको आइडेंटिफाई कर देता हूँ। एम्प्लॉइज ऑन एग्रीकल्चरल पेरोल, ये कोइंसिडेंट है। पर्सनल इनकम लेस ट्रांसफर पेमेंट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड सेल्स। लेगिंग के अंदर कौन से हैं? एवरेज ड्यूरेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और फिर रेशियो ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड इन्वेंटरीज टू सेल्स। ये कुछ आप यू गो थ्रू द लिस्ट एंड यू विल फाइंड आउट कि ये सारे फैक्टर्स मिला के हमें करंट सिचुएशन का बताते हैं। ये सारे फैक्टर्स मिलके हमें बताते हैं कि वेयर वी हैव बीन। ओके जी, अच्छा, अब हम थोड़ा और आगे जाते हैं। दी मंथ टू मंथ चेंजेस, ये अब इनके बारे में थोड़ा समझें कि ये क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। दी मंथ टू मंथ चेंजेस इन ईच कंपोनेंट ऑफ द सीरीज आर कंप्यूटेड। मंथली चेंजेस इन कंपोनेंट, ये आपकी जो है ना, ये सारे इंडिकेटर्स एक सीरीज बनाते हैं, ठीक है। हर सीरीज की मंथ चेंजेस उसको हम कंप्यूट करते हैं। देन द इंडिविजुअल सीरीज आर देन कंबाइंड टू क्रिएट एन इंडेक्स, फिर हम एक उसमें से एक इंडेक्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। रूल ऑफ थंब क्या कहता है, अब हम इनको इंटरप्रेट कैसे करेंगे? इसका रूल ऑफ थंब ये है कि इफ आफ्टर अ पीरियड ऑफ इंक्रीज, अगर एक इंक्रीज का पीरियड आ गया, the leading indicators index sustains 3 consecutive declines. अगर 3 मुसलसल डिक्लाइंस आ जाएं एक इंक्रीज के बाद, या 3 कंसेक्यूटिव डिक्लाइंस आ जाएं, तो हम कहेंगे कि हम रिसेशन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है जी। तो ये समझ लें, ये दिस इज हाउ आमतौर पे इसको इंटरप्रेट किया जाता है कि अगर इन लीडिंग इंडिकेटर्स को अगर हम, क्योंकि वो मैंने आपको बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वही है, क्योंकि फ्यूचर प्रोडिक्शन के लिए हम उन्हीं पर रिलाई कर रहे होते हैं। तो अगर उनके अंदर 3 लगातार मंथ के लिए अगर उसमें हम डिक्लाइन देखें, तो हम समझेंगे कि हम रिसेशन की तरफ अब जा रहे हैं। Data suggests that the leading indicators do warn us about the changes in the direction. हम अगर प्रीवियस डेटा को देखें तो हमें पता चलेगा कि ये
हमें ये इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट हमें ये रिजल्ट बताते हैं या हमें प्रिडिक्शन देते हैं, लेकिन इनका एक प्रॉब्लम ये है कि ये टाइम का इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है टाइम के हवाले। दे रियली डू नॉट फोरकास्ट लीड टाइम्स रिलायबल। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर रिसेशन आने वाली है तो कितने टाइम के लिए में आएगी, या व्हाट विल बी द टाइम ऑफ द रिसेशन, या कितने टाइम के अंदर हम जो उसमें बुरी तरीके से फंस चुके होंगे। तो टाइम रिलेटेड इतनी ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन कम से कम ये है कि वो आपको डायरेक्शन आपको प्रेडिक्ट कर देती है कि हम बुरे हालात में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक इसकी जो प्रीवियस डेटा है उसके बेसिस पे हमने ये एक जो है वो स्टडीज वगैरह बताती हैं कि ये इसके अंदर एक समझ लें ये इसकी स्ट्रेंथ है, लेकिन इसके अंदर ये वाली एक थोड़ी वीकनेस है। तो क्रिटिसिज्म ऑन दिस टेक्निक एग्जिस्ट। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही परफेक्ट है, क्रिटिसिज्म बहरहाल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे है। मिसाल के तौर पर द टेक्निक शुड बी इम्प्रूव। अच्छा, आप देखें आमतौर पे क्या होगा कि जैसे जैसे हम विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिस तरीके से हम स्लोली एंड ग्रेजुअली हम इकोनॉमिक हमारी जो मॉडर्न इकोनॉमीज हम जिस तरीके से जा रहे हैं, तो पुराने जो इंडिकेटर्स थे अब उसकी जगह पे नए इंडिकेटर्स जो है वो उन्होंने ले ली। ठीक है, तो ये जो लीडिंग इंडिकेटर्स की समझ लें, आप लिस्ट देख लें, ये अगर लीडिंग इंडिकेटर्स की आप लिस्ट देख लें तो इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स हैं कि जो हो सकता है कि फ्यूचर में जाके इररिलेवेंट हो जाएं, तो इसको अपडेट करने की भी जरूरत है। ठीक है, इसको टाइम टू टाइम इसको रिवाइज करने की भी जरूरत है। ठीक है, तो ये क्रिटिसिज्म उस पर आ सकता है। ठीक है, तो इट शुड बी इम्प्रूव्ड एंड अपडेटेड टू मैच स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमीज रादर देन डिस्कार्डेड। लेकिन क्रिटिसिज्म ये है कि इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, वो ऐसा नहीं है कि इसको हम डिस्कार्ड कर दें। ओके जी, आई एम डन विद द स्लाइड। अगर आपको सवाल है तो पूछ सकते हैं प्लीज। यस, इफ यू हैव अ क्वेश्चन यू मे आस्क, अदरवाइज आई विल गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। नो क्वेश्चन सर। ओके, थैंक यू सो मच। अब मैं अब देखिए, अब हम थोड़ा न्यूमेरिकल की तरफ जा रहे हैं। We are going towards numerical. अब I would like you to kindly stop your mics और हम मुझे गौर से सुने, क्योंकि ये अब न्यूमेरिकल शुरू हो जाएगा तो फिर इसमें फिर ऐसा ना हो कि आपको कोई चीज रह जाए। अच्छा जी, अब प्रोजेक्शंस। अब प्रोजेक्शंस क्या है? ये क्वांटिटेटिव है। ठीक है, अब ये दूसरा, पहले इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे वो भी क्वांटिटेटिव, अब प्रोजेक्शंस है ये भी क्वांटिटेटिव है। ठीक है,